जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मस्त होंगे। मैं क्लास 10 का मैथ पढ़ा रहा था, जो कि चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 का प्रश्नावली 3.1 पढ़ा रहा था। ठीक है, तो प्रश्नावली 3.1 का मैंने टोटल 4 प्रश्न कंप्लीट करा दिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि एक आयताकार बाग है ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, ठीक है, और का अर्ध परिमाप 36 मीटर है, तो बाग की विमाएं ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? विमाएं। देखिए, बाग है कैसा? आयताकार है। कैसा है? आयत के आकार का है, यानी बाग ऐसा है, ये आयत होती है। आयत क्या होती है कि जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है ना, ये आयत होती है। तो ये क्या लिख दूंगा? आयताकार बाग। यहां पे लिख देता हूं आयताकार, ठीक है, बाग कैसा है? आयत के आकार का बाग है, ठीक है, जिसकी लंबाई जो है कि चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो अब क्या लिखूंगा? देखिए, हल करने के लिए यहां पे लिखूंगा हल। प्रश्न को कैसे सॉल्व करना है समझिए, ठीक है। माना, क्या लिखूंगा? माना आयताकार बाग की लंबाई इक्वल टू x मीटर है ना। मान लिया कि जो आयताकार बाग है ना, उसकी जो लंबाई है वो x मीटर है, ठीक है। ऐसे ही मान लेता हूं, माना आयताकार बाग की चौड़ाई y मीटर, ठीक है। अब हमसे कह रहा था कि जो आयताकार बाग है उसकी जो लंबाई है ना, वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तब नीचे लिखूंगा प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, ठीक है। प्रश्न के अनुसार ये कह रहा था कि जो लंबाई है वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है। तो लंबाई कितना है? x। जो ये लंबाई x है ना, वो चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, यानी चौड़ाई जो है उसमें अगर 4 जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? लंबाई आ जाएगा। बात क्लियर होगी? ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 1, ठीक है। इतना करना था। उसके बाद कह रहे कि का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। किसका? आयताकार बाग का अर्ध परिमाप 36 मीटर है। नीचे लिखूंगा आयताकार, ठीक है, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप कितना है? 36 मीटर बराबर 36 मीटर, ठीक है। अर्ध परिमाप का मतलब क्या होता है कि परिमाप का आधा, ठीक है। परिमाप का मतलब क्या होता है? देखिए समझिए, दो शब्द, एक परिमाप है ना, और दूसरा अर्ध परिमाप, ठीक है। देखिए, अगर मान लीजिए कि ये पॉइंट ए है, क्या है? ए है। अगर यहां से मैं चलूं किसी भी दिशा में और घूम के पुनः यहीं तक आ जाऊं, वो होगा परिमाप। यानी परि का मतलब होता है चारों तरफ और माप का मतलब मापन। यानी किसी एक बिंदु से चारों तरफ अगर चले जाए, कोई भी बाग हो, चाहे आयताकार हो, चाहे त्रिभुजाकार हो, चाहे वर्गाकार हो, है ना, उसके चारों तरफ का जो माप होता है ना, वो परिमाप होता है। क्या होता है? परिमाप। अगर आप परिमाप का आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। समझ में आ रहा है ना? अगर परिमाप जितना है इसका अगर आधा कर दोगे तो क्या हो जाएगा? अर्ध परिमाप। तो देखिए, अगर ये आयताकार बाग है, ठीक है ना, ये बाग, तो इसकी लंबाई कितनी है? x मीटर। हमने माना था कि नहीं? देख लीजिए, है ना, लंबाई कितना माना है? x मीटर। और जो चौड़ाई है वो कितना है? y मीटर। कितना है? y मीटर। यानी ये जो चौड़ाई है वो है आपका y मीटर। हमें पता है कि जो आयताकार होता है, लंबाई है ना, आमने सामने की भुजा क्या होती है? बराबर होती है। तो
चौड़ाई, ये चौड़ाई भी होगा और ये लंबाई है तो ये लंबाई। अगर चारों तरफ का माप देखेंगे परिमाप तो क्या आपको दिखाई देगा, ये दूरी है आपका x है ना, ये दूरी है आपका y, ठीक है ये वाला, फिर ये दूरी है आपका x और फिर ये दूरी है आपका y। यानी आप देखेंगे तो 2x प्लस 2y होगा ना, यानी 2 कोष्टक में x प्लस y किसका फार्मूला हो जाएगा आपका परिमाप का, है ना। तो परिमाप का क्या होगा 2 कोष्टक में x प्लस y, है ना, होगा ना ये वाला। अर्ध परिमाप में क्या होगा कि जो परिमाप है ना उसका आधा, यानी 2x प्लस y जो है इसका आधा क्या हो जाएगा अर्ध परिमाप। समझ में आ गया। तो बस अब देखिए अर्ध परिमाप है तो क्या लिखूंगा 2 कोष्टक में x प्लस y अपान 2, है ना। अगर ये ऊपर वाला लिखता नीचे वाला 2 न लिखता तो ये परिमाप होता, लेकिन अर्ध परिमाप है इसलिए 2 से भाग करेंगे, बराबर कितना 36 मीटर। समझ में आ गया। देखिए 2 से 2 कट गया तो क्या बचा x प्लस y इक्वल टू 36 मीटर। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। क्या हो जाएगा समीकरण नंबर 2। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। अब ऊपर से मैं ये रफ करता हूं और इसको आगे की तरफ लेके चलता हूं। देखिए समझिएगा, नोट कर लिए। देखिए अब हमारे पास 2 समीकरण है ना, एक समीकरण 1 और समीकरण 2। तो क्या लिखूंगा कि समीकरण, ठीक है, समीकरण है ना, समीकरण 1 व 2 से, किससे समीकरण 1 व 2 से, फिर से लिखता हूं समीकरण 1 व 2 से। आप देखिए अगर ये 2 समीकरण दिखाई दे रहे हैं, ठीक है ना, ये वाला और ये वाला, यहाँ पे देखिए x बराबर क्या है y प्लस 4। तो जहां ये x है ना इसके जगह पे इसका मान रख देता हूं। तो क्या रखूंगा देखिएगा, ध्यान सुनिएगा, ठीक है। समीकरण 1 व 2 से तो क्या होगा, ये x है तो इस x के जगह पे क्या रखूंगा y प्लस 4। तो क्या हो जाएगा y प्लस 4, है ना, यहाँ पे रखेंगे तो प्लस y इक्वल टू 36 होगा। देखिए y और y ऐड करेंगे तो 2y प्लस 4 इक्वल टू 36 होगा ना। अब ये नीचे वाला रफ कर दूं। देखिए चलिए अब देखेंगे आप तो 2y, 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 36 माइनस 4, है ना। तो 2y बराबर 32, तो y बराबर हो जाएगा 16 मीटर। y कितना हो गया 16 मीटर। अब y क्या है तो देखिए माने थे y आयताकार बाग की चौड़ाई है। क्या है चौड़ाई है। तो लंबाई क्या था, हम लोग जानते थे कि जो लंबाई है ना वो चौड़ाई का क्या है, तो चौड़ाई में अगर 4 बढ़ा दिया जाए, है ना, चौड़ाई से 4 अधिक था तो ये y हो गया 16 मीटर। तो अब बताइए x बराबर क्या हो जाएगा y प्लस 4, यानी x बराबर, है ना, y का मान 16 प्लस 4 तो x बराबर हो जाएगा 20 मीटर। यानी लंबाई कितना है 20 मीटर और चौड़ाई है 16 मीटर। तो क्या लिखूंगा अतः बाग की लंबाई व चौड़ाई, है ना, क्या है 20 तथा, है ना, 16 मीटर, है ना, 20 मीटर तथा 16 मीटर है। ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब इसी चीज को आपने 2 समीकरण जो बनाया था ना, आप इन दोनों समीकरण से ग्राफीय विधि का प्रयोग करके भी इस प्रश्न को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे करना था, मैंने अलग ही विधि का प्रयोग किया जो आगे आपको समझाऊंगा। इस विधि को बोलते हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 था। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। एक रैखिक समीकरण 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दी गई है। ठीक है ना, एक रैखिक समीकरण हमको दिया है। तो कह रहा है कि 2 चरों में एक ऐसी और रैखिक समीकरण लिखिए, है ना। यानी 2 चरों में एक बिल्कुल ऐसे ही एक और रैखिक समीकरण लिखना है। ठीक है, ताकि
प्राप्त युग्म का ज्यामितीय निरूपण, जैसे कि मतलब कि जो एक रैखिक समीकरण दिया है, ठीक है, इस रैखिक समीकरण से एक और रैखिक समीकरण सेम टू सेम बनाना है, लेकिन उसकी शर्त क्या है? पहला, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, दूसरा शर्त है कि समांतर रेखाएं हों, और तीसरा शर्त है समपाती रेखाएं हों। तो पहला शर्त करते हैं पहले प्रश्न का। देखिए पहला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, तो क्या लिखूंगा, है ना, प्रतिच्छेद जो लिखा है वो लिख दूंगा, प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों। अब बताइए जब प्रतिच्छेद करती हैं तो क्या होता है? देखिएगा A1 अपान A2 इक्वल टू नॉट B1 अपान B2, यही ना होता है, ठीक है। अब देखिए एक समीकरण यहाँ दिया हुआ है 2x प्लस 3y माइनस 8, तो क्या लिखूंगा नीचे, ध्यान सुनिए कि 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0, है ना, को A1x प्लस B1y प्लस C1 इक्वल टू 0 से तुलना करने पर, है ना, तो आप तुलना करोगे तो क्या आएगा? A1 बराबर आएगा 2, B1 बराबर आएगा 3 और C1 बराबर आ जाएगा -8। देख लीजिए आएगा ना यहाँ से। अब देखिए हमें ऐसा इस A1, B1 और C1, है ना, यानी A1 और B1 जो है इसका मान यहाँ पे रख देंगे, और A2 और B2 का मान अपने मन से रखूंगा, और क्या रखूंगा ताकि ये दोनों आपस में बराबर न हो। तो देखिए ऊपर A1 का मान रख देता हूँ 2 बटे, है ना, इधर इक्वल नॉट, और B1 का मान है आपका 3 बटे। अब सोचिए नीचे क्या रखूं ताकि ये दोनों बराबर ना हो। अगर मैं ये 3 वाला यहाँ पे रख देता हूँ और ये 2 यहाँ पे रख देता हूँ, तो बताइए 2 बटे 3 और 3 बटे 2 कभी बराबर होंगे? नहीं होंगे। यानी हमने देखा कि A2 के जगह पे क्या आया है? 3, और B2 के जगह पे क्या आ गया? 2। तो क्या नीचे लिखूंगा, अतः A2 बराबर 3 और B2 बराबर क्या आया है आपका 2, है ना। क्यों? जब ये लिखा ताकि हमें बराबर नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि प्रतिच्छेद कर रही है, ठीक है, तो ये बराबर नहीं चाहिए। अब बताइए ये A2 आ गया और B2 आ गया, ठीक है, और आपके पास ये C1 जो था, अगर C1 जैसा है वैसे ही रख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, ठीक है। अब इसको एक समीकरण बना दूंगा, क्या होगा? तो अब कह रहा था ना कि एक ऐसी और समीकरण बनाइए, तो क्या लिखूंगा? रैखिक समीकरण, है ना, नीचे लिखता हूं, अतः रैखिक समीकरण हमें पता है क्या होता है, बताइए, A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, यही ना होता है। तो देखिए A2 के जगह पे क्या है? 3, तो 3x प्लस B2 के जगह पे 2y अब प्लस C2 के जगह पे ये रख दीजिए, -8 रख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो -8 इक्वल टू 0 हो गया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा समीकरण जो हमसे पूछा था। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया? कब? जब प्रतिच्छेद करती रेखाएं हों, तो ये ऐसे आपको करना है, ठीक है। चलिए दूसरा चलते हैं, समांतर रेखाएं हों। देखिए दूसरा कैसे करना है, तो देखिए मैं कुछ नहीं करूंगा, इसमें चीज़ों को थोड़ा थोड़ा चेंज करूंगा, सब कुछ यही रहेगा, ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं और कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। देखिएगा दूसरा है आपका समांतर, तो इसको हटा देता हूं और दूसरा पॉइंट्स लिखता हूं, समांतर रेखाएं हों, समांतर रेखाएं हो, ठीक है। तो समांतर रेखाएं हो, ये अगर करना है तो देखिए समांतर कब होती है? जब दूसरा मैच नहीं करता है, यानी A1 अपान A2 बराबर
B1 अपान B2 इक्वल नॉट C1 अपान C2। यानी ये बराबर नहीं होना चाहिए, ये बराबर हो जाए लेकिन C1 अपान C2 वाला और B1 अपान B2 कभी आपस में बराबर नहीं होना चाहिए। तो चलिए ऐसे ही सेम टू सेम ये तुलना करने पर लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमें मान लिखना है। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैं इसको हटा देता हूँ, समझिएगा कॉन्सेप्ट। अब हमें यहाँ पे मान लिखना है। देखिए A1 का मान है 2, तो 2 बटे छोड़ दूंगा अभी बराबर, यहाँ पे क्या है B1 3, तो बटे लिख देता हूँ, फिर इक्वल नॉट करना है और C1 का मान -8। ठीक है, यही तो चाहिए। तो देखिएगा A2 का मान सोचिए क्या रखूं और B2 का मान, ताकि ये दोनों आपस में क्या हो जाए, A1 अपान A2 और B1 अपान B2 बराबर हो जाए। अगर मैं इन दोनों में 2 का गुणा करके नीचे लिख दूं, देखिए इसमें 2 का गुणा करिए, 2 दूना 4, आप चाहे तो 3 का गुणा कर लीजिए, 2 3 6, 4 का कर लीजिए, 2 चौक 8, कुछ भी कर लीजिए। ठीक है, बराबर ही, जितना इधर से गुणा करेंगे ना उतना ही इधर करिएगा। 2 दूना 4 और 3 दूना 6, तो आप देखेंगे कि ये 2 दूना 4 यानी 1/2 आया, यहाँ भी 3 दूना 6 यानी 1/2 आया। आगे समझ में ना। अब देखिए यहाँ पे 1/2 है तो इधर 1/2 नहीं होना चाहिए, तो आप कुछ भी रख लीजिए अपने मन से। तो यहाँ पे क्या मान लेता हूँ, नीचे में मान लेता हूँ कुछ भी, कि ताकि ये बराबर ना हो। तो देखिए यहाँ पे रख लेता हूँ -7, क्या रख दिया, -7, ऐसे मैंने रख लिया। अब आप नोटिस करेंगे कि देखिए A2 के जगह पे क्या रखा है मैंने 4, B2 के जगह पे क्या रखा है 6 और C2 के जगह पे क्या रखा है -7। आप कहोगे माइनस क्यों रखे हैं सर, आप प्लस रख लो ना, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस रखना है प्लस रख लो, 7 के जगह पे 6 रखना है 6 रख लो, बस ऐसा मान जरूर रखना ताकि ये 3/6 के बराबर न हो जाए, है ना, बराबर नहीं होना चाहिए, इक्वल नॉट होना चाहिए, है ना। तो ये रख दिया। अब समीकरण क्या होगा, तो लिखेंगे रैखिक, है ना, रैखिक समीकरण, है ना, क्या होगा, तो A2x प्लस B2y प्लस C2 इक्वल टू 0, यही ना होता है। A2 कितना है आपका 4, तो 4x, B2 कितना है तो 6, तो प्लस 6y, C2 कितना है माइनस में है तो -7 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा आंसर। आप कोई भी समीकरण रैखिक समीकरण बना सकते हैं। तो देखिए कितना आसान है, बस यही हमसे पूछा था कि भैया रैखिक समीकरण बना दीजिए, तो हमने बना दिया। हो गया दूसरा प्रश्न। चलिए अब देखते हैं तीसरा प्रश्न, समपाती रेखाएं हो। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अब मैं चेंज करता हूँ, आप अपने कॉपी पे चेंज नहीं कर पाओगे, आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलिए तो क्या है, समपाती, समपाती रेखाएं हो, लिख दिया। समपाती में क्या होता है, तीनों आपस में बराबर होती हैं, आई मीन A1 अपान A2 बराबर B1 अपान B2 बराबर C1 अपान C2, ये होता है समपाती में। तुलना करेंगे यही आएगा सब कुछ, A1 B1 है ना, C1 जो दिया हुआ है ये समीकरण। ठीक है, हमें इसी के थ्रू तो बनाना है दूसरा। अब देखिए ये सब मान रखिए आराम से, अब हमको बराबर करना है, क्या करना है, सबको बराबर करना है। तो सबको बराबर करिए, कैसे करेंगे सोचिए। अगर मैं क्या करता हूँ, अगर मैं जितना नीचे गुणा करूंगा ऐसे ऐसे ना, उतना ही सब में कर देता हूँ। मान लीजिए कि यहाँ पे कर देता हूँ 3 से, 2 में 3 से करता हूँ तो 2 3 6, इसमें भी 3 से करता हूँ, तितरिका 9, और समझ में, इसमें भी 3 से करता हूँ, अतिरिका 24, क्या हो जाएगा 24 यानी -24, समझ में आ गया। ठीक है, अब देखिए जो आया है यहाँ पे आप क्या नोटिस कर पा रहे हैं कि A2 बराबर कितना है 6, B2 बराबर 9 और C2 बराबर -24। तो बताइए रैखिक समीकरण क्या बनेगा। अब नया वाला यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए रैखिक समीकरण क्या बनेगा, आप नोटिस करिए ना, देखिए सब आपस में बराबर है, 2 3 6, तितरिका 9 यानी यहाँ पे 1/3, यहाँ भी 1/3, अतिरिका 24 यानी 1/3, माइनस से माइनस कट गया, तो सब आपस में बराबर है, इसलिए क्या है समपाती है। तो जो आया है ना, A2 के जगह पे क्या है 6 है और B2 के जगह पे 9 है और C2 के जगह -24 है, तो रख दूंगा। A2 के जगह पे क्या है 6x प्लस B2 के जगह पे 9y, C2 के जगह पे -24 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर। यानी बहुत ही आसान है चीज़ों को समझना और कॉन्सेप्ट क्लियर करना। जो दोस्त
इंट्रोडक्शन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए होंगे ना, उनके लिए तो ये समझिए कि बहुत ही बेहतरीन होगा और चीज़ों को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्नावली 3.1 का टोटल मैंने 6 क्वेश्चंस कंप्लीट करा दिया। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा, और दोस्तों के साथ शेयर करिए, दोस्त को बोलिए जुड़े और अपना प्रिपरेशन जो क्लास 10th में अपना बेहतरीन प्रिपरेशन कर सकें और बोर्ड में 95+ ला सकें। ये मैं आशा करता हूँ जरूर लाएंगे वो लोग जो हमारे वीडियो को देखेंगे और समझेंगे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद।